10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 3 एवं 4 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 इस प्रकार से है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो पूर्ण घन तो आप लोग जानते हैं क्या कहलाता है। पूर्ण घन जब कोई भी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो जब उनके तीन तीन के जोड़े बन जाते हैं तो फिर वो संख्या पूर्ण घन कहलाती है। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर पे दे के रखा है 81। तो इसके लिए हम कैसे पता करेंगे पूर्ण घन, इसको हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम 81 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अब ये विषम संख्या है और 8 और 1 9 होता है, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है तो हम इसको 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 7 21, पुनः 3 से भाग देंगे। 3 नाम 27, ये 3 तिया 9 और ये हो गया 3 एकम 3। इस तरह से 81 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार 3 आया है। अब देखिए इसमें तीन तीन के एक सेट के तो जोड़े बन गए हैं, अब एक 3 एक्स्ट्रा बच रहा है अकेला, तो जो एक्स्ट्रा है उसी को हम यहाँ से हटा देंगे। अब यदि हमें इसको हटाना है तो हम इसको कैसे हटाएंगे, या तो इसको घटा सकते हैं या भाग दे सकते हैं। तो हमें यहाँ घटाने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, जोड़ घटाने का काम तो यहाँ चल नहीं रहा है। यहाँ पर हम सीधे इसको भाग दे देंगे तो ये पूरे से हट जाएगा। तो हम लिखेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हट जाएगा। जैसे हमने 81 को 3 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 आ गया। अब 27 को तो अभाज्य गुणनखंड पता है, ये होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये 3 3 के जोड़े बन जाएंगे। यदि हम 81 में से 3 हटा दें अर्थात भाग कर दें 81 को, तो ये 27 आ जाएगा और 27 एक पूर्ण घन संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यदि 81 को 3 से भाग दिया जाए तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से इसमें जो सभी भाग हैं नंबर 5 तक, इनमें सभी में ऐसा करना है। जो भी संख्या एक्स्ट्रा है उनको बस हमें भाग कर देना है उन संख्याओं से, तो ये जो संख्याएं दी हैं ये पूर्ण घन बन जाएंगी। अब इसी का दूसरे नंबर का है, इसमें हमें संख्या दी है 128। सेम वही प्रोसेस से करेंगे। 128 के हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 128 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब ये तो सम संख्या, इसको हम 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 चौको 8, पुनः 2 से भाग करेंगे, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 एकम 2। अभी आप लोगों ने लगातार अध्याय 6 और 7 दोनों में ही अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो ये तो आप लोगों से अच्छे से निकालते बनने लगे होंगे। तो अब हम इसको लिख के दिखा देते हैं। 128 बराबर 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 आया है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये 3 बार, ये 4 3, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। अब इनके हम 3 3 के जोड़े बना लेंगे। आपकी कॉपी में जगह है यदि तो आप सीधे लिख लीजिए एक ही लाइन में। इनके जोड़े बना लेंगे, 3 3 के जोड़े तो बन गए, पर ये वाला जो एक्स्ट्रा है 2, इसी से हम इसको भाग कर देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसके जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ये देखिए फिर उसमें 64 से निकालना पड़ेंगे, तो ये पूरे के पूरे पूर्ण घन यानी 3 3 के जोड़े बन जाएंगे। तो हम लिखेंगे, यदि 128 को 2 से भाग दिया जाए तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर आप एक चीज और देख लीजिए, हमसे जो कुछ प्रश्न में पूछा गया है उसको हम आंसर के रूप में या तो अलग से लिखें। जैसे इसमें हमें 3 आया था आंसर, तो उसके बॉक्स में बंद कर दीजिए और आप आंसर के रूप में भी लिख दीजिए अलग से। इसमें भी ये पूरा स्टेटमेंट ही आंसर है, इसको हम पूरे को भी आंसर के रूप में लिख सकते हैं और 2 को हम एक अलग से बॉक्स में बंद कर सकते हैं। पर आपको अलग से शो जरूर करना है कि आपने आंसर क्या निकाला है। इसी का है तीसरा भाग।
इसमें हमें संख्या दी है 135। तो हम सबसे पहले 135 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये हमारे हो जाएंगे। अब ये देखिए 3 से देख के देखते हैं इसको। 3 और 1 4, 4 5 9, 3 से भाग चला जाएगा तो 3 चौको 12, 3 पाँचे 15। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। अभी भी 3 से जा रहा है, 3 पाँचे 15। अब 5 तो 5 से भाग जाएगा। तो 135 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएंगे हमारे, 3 बार आया है 3 और 1 बार आया है 5। तो 3 3 के तो जोड़े बन गए 3 बार के। इसको जोड़ा तो नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए तिकड़ी। तो इस अध्याय में हम जोड़े शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जोड़े में 3 3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। और हमने वर्ग एवं वर्गमूल में 2 2 संख्याओं के बनाए थे, और घन एवं घनमूल में 3 3 संख्याओं के बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 5 अकेला अलग से बच रहा है। तो ये 5 है, जो यही हमारा आंसर है। इसी 5 से जब हम भाग करेंगे तो फिर ये 135 जो है पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। हम लिखेंगे यदि 135 को 5 से भाग दिया जाए तो यह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। और हम यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हैं अलग से 5, और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट को भी अलग से आंसर डाल के लिख सकते हैं। पर आंसर की हेडिंग डाल के आपको शो जरूर करना है कि आपने क्या आंसर में निकाला है। अब इसी का है चौथा भाग। इसमें हमें संख्या दी है 192। तो सेम वही प्रोसेस से हम 192 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे। 2 नाम 18, 2 छंग 12। पुनः 2 से करेंगे। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। और ये हो जाएगा 2 तीन 6, और यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3। तो यहाँ पर 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है और 1 बार 3 आया है। तो हम 192 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 6 बार हम 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 1 बार हम लिखेंगे 3। तो इसमें देखिए जोड़े बना लेंगे हम 2 2 के। अब 3 अकेला बच रहा है, तो इसी 3 से यदि 192 को हम भाग दे दें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे 192 को, यदि 192 को 3 से भाग दिया जाए तो यह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। और अलग से हम आंसर भी डाल के लिख सकते हैं इसमें 3, या तो आप पूरे स्टेटमेंट को ही आंसर डाल के लिख दीजिए, और या फिर आप 3 को अलग से आंसर बना के लिख दीजिए। पांचवें भाग में हमें संख्या दी है 704। तो हम 704 के सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये इसको 2 से भाग करेंगे। 2 3 6, 2 पंचे 10, और ये 2 दूनी 4। 2 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सम संख्या है। फिर यहाँ पर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। जब तक हमें सम संख्याएं प्राप्त हो रही हैं तब तक हम इसको 2 से भाग करते जाएंगे। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 11 तो सभी को मालूम है अभाज्य संख्या है। तो 11 एकम 11। अब 704 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे। 1 2 3 4 5 6 बार आया है 2, और 1 बार आया है 11। तो अब मैं इसको नीचे की लाइन में लिख रही हूँ। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। ये हो गए हमारे 6 बार 2 और 1 बार 11। तो 11 अलग से सिंगल ही बच रहा है। तो हम लिखेंगे यदि 704 को 11 से भाग दिया जाए तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी।
अब यहाँ पर हम आंसर भी डाल के लिख दे रहे हैं 11। तो ये प्रश्न क्रमांक 3 के पांचों भाग हल हुए। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। क्रमांक 4 इस प्रकार से है, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले तो आप घनाभ और घन समझ लीजिए। घनाभ क्या होता है? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। ये हो गई एक घनाभ की आकृति। और घन कहलाता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। ये बेसिकली वर्ग से बनता है और घनाभ बनता है आयत से। ये देखिए 2 वर्ग बनाए और इनकी हमने ये जो साइड कोर है इनको आपस में मिला दिया, तो ये इसकी कोर कहलाती है। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। और ये है घनाभ। अब इन्होंने हमें घनाभ की भुजाएं दी हैं 5, 2 और 5। तो अभी इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बात नहीं की है, तो हम इसी को मान लेंगे। 5 को लंबाई, 2 को चौड़ाई और इस वाले 5 को ऊंचाई। तो अब इन्होंने प्रश्न में इनका ये कहना है कि ये जो घनाभ बना रहा है परीक्षित, तो इसको एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? आप लोगों ने घनाभ के कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि माचिस की डिब्बी होती है। ये घनाभ का अच्छा एग्जाम्पल है। ये देखिए इसमें ये है लंबाई, ये चौड़ाई और ये वाली कहलाती है इसमें ऊंचाई। तो उनका कहना है कि ऐसे कितने सारे घनाभ लगाए जाएं कि एक स्टेज पे जब ये घनाभों को हम जोड़ेंगे, मान लीजिए ये हमने 3 रख दिए, ये 4 रख दिए, इस लाइन में भी हमने 4 रख दिए और फिर इसके साइड में भी 2 घनाभ और रख दिए। तो ये देखिए कहीं हम इनको इकट्ठा बांध देते हैं तो ये किसी न किसी स्टेज पे एक घन का रूप ले लेंगे। मान लीजिए अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई और इन सबको मिला के ये मान लीजिए चौड़ाई हो गई। तो अभी थोड़ा थोड़ा ये घन के करीब आया है, पर अभी ये इसने पूर्ण घन का आकार नहीं लिया है। तो जब हम इनको बहुत सारे डिब्बों को जमाएंगे तो ये छोटे छोटे जब ये एक से जम जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आके घन का रूप ले लेंगे। तो अब हमें ये बताना है कि ये जब कितने ऐसे घनाभ जमाएंगे जब ये घन का रूप लेंगे। तो अब मान लीजिए ये 1000 हमें घनाभ जमाने पड़ेंगे तब ये घन का रूप लेंगे। तो हम 1000 ना तो बॉक्स बना सकते हैं और ना हम उनको जमा सकते हैं एक लाइन में। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो इन्होंने दिया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसी को हम पूर्ण घन में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे पूर्ण घन में? क्योंकि घन के लिए जरूरी है, घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा का घन। भुजा के ऊपर 3 की घात, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और घनाभ का जो आयतन होता है ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है घन का आयतन, सॉरी ये घनाभ का आयतन और ये दिया है हमें घन का आयतन। अब घनाभ की हमें इसमें क्या दी है, भुजाएं दी हैं, तो इन्हीं को हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गई। अब यदि हम इसी को पूर्ण घन में बदलना चाहें तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एक बार और 5 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 बार 5 है, और 2 बार हमें इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा? जिससे कि पूर्ण घन बन जाए। अब यदि ये पूर्ण घन बन जाता है तो फिर हमें इसमें घनाभों की संख्या पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसे घन बनाने के लिए आवश्यक घनाभों की संख्या। ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है। ये घनाभ के आयतन में ये चीज नहीं आएगी, ये चीज यहाँ आएगी आपकी 5 गुणा 2 गुणा 2, और यही हमारा आंसर कहलाएगा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 10 दूनी 20, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम आंसर में लिखेंगे अतः घनाभों की संख्या बराबर 20। अब देखिए यदि आपको इसको प्रैक्टिकल रूप में समझना है तो आप ये जो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है ना,
इसका आप बॉक्स बना सकते हैं और उन बॉक्स को आप 20 बॉक्स को आप जमा कर देखेंगे तो ये पूरा पूरा प्रूफ हो जाएगा कि ये एक घन का रूप धारण कर लेगा। यदि आपको प्रैक्टिकल में संभव है और आपको ज्यादा गहराई से समझना है इस प्रश्न को, तो आप पूरा प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, ये इसी तरह से निकलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रस्तुति टेन फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।